तो आयु संरचना के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। वो है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड आपकी पुस्तक में ऐसे 3 जनसंख्या पिरामिड बने हुए हैं। आपको देखने में वो थोड़ा जटिल लग रहे होंगे, किंतु जब इसको ध्यान से आप समझेंगे तो ये सारी जटिलता समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले आप जान लें कि जनसंख्या पिरामिड है क्या। जनसंख्या पिरामिड किसी देश प्रदेश की जनसंख्या और के आयु वर्ग और लिंग इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। जो वहां पे जनसंख्या है उसके आयु वर्ग को और स्त्री पुरुषों की संख्या को अलग अलग दर्शाने के लिए इस जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जिस जनसंख्या पिरामिड की बात करेंगे उसको हम विस्तारित जनसंख्या पिरामिड के नाम से जानते हैं। विस्तारित यानी जनसंख्या के विस्तार के संदर्भ में बताना। और इसमें क्या होता है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बीच में ये 0 पर एक लंब है, इसके दाहिनी तरफ हमेशा स्त्रियों की संख्या दर्शाई जाती है और बाईं तरफ पुरुषों की संख्या दर्शाई जाती है। पैदा हुए बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम एक विभाजन करते हैं। यहां पर एक अक्ष खींच करके हम इस तरीके से विभाजन कर देते हैं। इस विभाजक रेखा पर हम क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि एज वर्ग यानी आयु ग्रुप कौन कौन सा है। तो हम ये अपने अनुसार करते हैं, जैसे 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष के कितने हैं, 20 से 30 कितने हैं, 30 से 40, इस तरीके से हम 80 वर्ष की आयु तक का एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम नीचे के अक्ष की बात करें, जो y अक्ष है, उसमें क्या होता है कि हम 0 से 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से इधर भी, और 2, 4, 6, 8 और 10 इधर भी, इस तरीके से विभाजन कर लेते हैं। जो हमारी ये है, ये हमारा आयु वर्ग दर्शाता है। ये अक्ष है आयु वर्ग का, और ये जो है वो हमारा दर्शाता है प्रतिशत का, कितनी प्रतिशत जनसंख्या ये दर्शाता है हमारा। अब आप देखें कि अगर हम यहां पे ये 8 खींच दिया और यहां हमने खींचा 9, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 0 से 5 साल तक की जो जनसंख्या वहां, यानी जो बच्चे हैं, पैदा हुए बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चे, वो 8% उसमें लड़के हैं और 9% लड़कियां यानी स्त्रियां हैं। इसी तरीके से हम इसको विस्तारित करते चले जाते हैं। लड़कियों की संख्या को हम कुछ दूसरे डिजाइन से ऐसे दिखाते हैं, ये कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं। तो आपकी पुस्तक में जो ये दिया हुआ है पहला ये पिरामिड, वो पिरामिड किस देश का है? नाइजीरिया का पिरामिड है। वो नाइजीरिया का पिरामिड है आपका। और आप उस नाइजीरिया के पिरामिड में देख रहे हैं कि ये त्रिभुजाकार हो जाता है। ये त्रिभुजाकार इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें नीचे जो है वो काफी विस्तार है, यानी जो बच्चे हैं वो ज्यादा है, 8% स्त्री पुरुष, इसके बाद वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
उच्च जन्म दर के कारण ये होता है। यानी कि ऐसा फिगर आयु जनसंख्या पिरामिड या इसको लिंग अनुपात पिरामिड हम जो कहते हैं, तो जनसंख्या पिरामिड की ये स्थिति किन परिस्थितियों में आती है, जब जन्म दर उच्च होती है और ऊपर जाकर जन्म दर निम्न हो जाती है। नाइजीरिया के साथ साथ कुछ और भी देश हैं जिसमें कि जैसे कि बांग्लादेश है, मैक्सिको है, इसमें भी आपको इसी तरह का फिगर देखने को मिलता है। ज़्यादातर निम्न जो रेशियो जनसंख्या रेशियो रखने वाले देश हैं, वहाँ इस तरह की हमको स्थिति देखने को लिए मिलती है। अब हम देखते हैं आपकी पुस्तक में जो दूसरा पिरामिड बना हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं। दूसरे पिरामिड की अगर हम बात करें, इसी पर हम आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरा पिरामिड जो है वो कुछ इस तरह की स्थिति दर्शाता है। ये कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है। यहां ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए इसलिए होता है, इसको पहले तो हम बता दें तो स्थिर कहते हैं। जैसे आपने पिछला देखा विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, ये है स्थिर जनसंख्या पिरामिड का उदाहरण है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड जो होती है उसमें जो बर्थ रेट और डेथ रेट यानी जन्म दर और मृत्यु दर ये समान होती है, स्थिर हो जाती है। इसलिए आपको इस प्रकार का घंटी नुमा एक आकार दिखाई पड़ता है और चीजें वही हैं। जनसंख्या यहां भी उस विस्तारित वाले जो आपका पिरामिड था उस प्रकार नहीं है, कम है, वो थोड़ा समान और स्थिर गति से जितने भी आयु वर्ग हैं वो उसी स्थिर गति से दिखाई पड़ते हैं। यानी हर आयु वर्ग के बच्चों की संख्या, स्त्री और पुरुषों की संख्या लगभग समान दिखाई पड़ती है। तो इसको हम कहते हैं स्थिर जनसंख्या पिरामिड। ठीक है। और अब हम देखते हैं तीसरा, जनसंख्या पिरामिड की अगर हम बात करें तो तीसरे जनसंख्या पिरामिड का आकार कुछ और है, वो और कम है यहां से। और आप देखेंगे ऐसे जाकर के थोड़ा सा इस तरीके से है और ऊपर जाकर के फिर ये शुंड आकार हो जाता है। ये ह्रासमान यानी जनसंख्या कम होती चली जा रही है, इसको हम ह्रासमान की संज्ञा देते हैं। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है। बच्चे पैदा भी कम होते हैं और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ऐसे में जनसंख्या धीरे 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 घटती जाती है। तो ये ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड का उदाहरण है। आप सारे बच्चे इन तीनों जनसंख्या पिरामिड को पुस्तक के माध्यम से और बेहतर ढंग से समझ लें, क्योंकि अल्प समय में ब्लैक बोर्ड पर इसको बहुत बेहतर ढंग से नहीं समझाया जा सकता। पहला मैंने बढ़िया ढंग से समझा दिया था, बाकी दोनों को भी जब आप तुलनात्मक रूप से पुस्तक में अध्ययन करेंगे तो ये कंसेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका जनसंख्या पिरामिड। अब जनसंख्या संगठन के हम अगले घटक, अगले बिंदु पर पहुंचते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण और नगरीय, यानी निवास के आधार पर। ग्रामीण और नगरीय अर्थात निवास के आधार पर जो जनसंख्या की विशिष्टताएं पाई जाती हैं पूरे दुनिया में, हम उसकी चर्चा करेंगे। आप जानते हैं विश्व का सारा जन समुदाय दो स्थानों पर बसा हुआ होता है, एक तो गांव में और दूसरा शहरों में। गांव की जनसंख्या को हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं
और शहर की जनसंख्या को हम शहरी जनसंख्या कहते हैं। इसमें भी आप जानते हैं कि रेशियो होता है, कहीं पर गांव में जनसंख्या ज़्यादा होती है, कहीं शहर में जनसंख्या ज़्यादा होती है। गांव में कभी कभी औरतों की संख्या ज़्यादा होती है, कहीं कहीं शहरों में औरतों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? और ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के संदर्भ में जो रेशियो है वो क्या है विश्व के संदर्भ में, यूरोपीय और एशियाई देशों के संदर्भ में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम ये पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है, अगर हम उसके कार्यों की बात करें तो विशेष रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होती है, जैसे कृषि, मछली पालन, पशुपालन, खनन का कार्य यानी खुदाई वगैरह का कार्य, जिसके द्वारा जमीन से बहुत सारे खनिज और विविध तत्व निकाले जाते हैं। ये कार्य आमतौर पर गांव में ही होता है। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो जनसंख्या होती है उनका कार्य मुख्य रूप से प्राथमिक होता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों की अगर बात करें हम तो नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक को छोड़ करके द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संबंधी कार्य होते हैं, जैसे उद्योग होता है, परिवहन होता है और इस तरीके के ऑफिसेज और तमाम स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, इन सब के से जुड़े हुए लोग वहाँ पे कार्य करते हैं। तो नगरीय जनसंख्या जो हमारी होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों से कार्य के रूप में भी भिन्न होती है। अगर हम देशों के बारे में बात करें तो हम ये पाते हैं कि यूरोप में गांव में पुरुषों की संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है, गांव में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है और शहरों में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि एशियाई, भारत सहित एशियाई देशों में इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका उल्टा मतलब, इसका उल्टा इस प्रकार से है कि गांव में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है और पुरुषों की संख्या नगरों में ज़्यादा होती है। अगर हम इसके कारणों पर चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूरोपीय देश तकनीकी रूप से काफ़ी सक्षम और विकसित है। खेतों में काम करने के लिए जो मशीनें उनकी हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, काफ़ी आधुनिक किस्म की हैं और ज़्यादातर पुरुष इन मशीनों पर कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य बेहद सुगम हो जाता है। स्त्रियों के लिए शहरों में सुरक्षा, रोजगार और बहुत सारी सुविधाएं अधिक होती हैं, इसलिए यूरोपीय देशों की स्त्रियां ज़्यादातर शहरों में रहती हैं। तो एक रेशियो जो बनता है वो स्त्रियों की संख्या शहरों में अधिक और पुरुषों की संख्या गांव में अधिक, इस तरह का हमको रेशियो दिखाई पड़ता है। जबकि भारत के संदर्भ में आप जानते हैं गांव में आज भी पारंपरिक और पुराने ढंग की खेती होती है। स्त्रियां खेती बाड़ी के काम में ज़्यादा हाथ बटाती हैं, पशुपालन के कार्य में ज़्यादा हाथ बटाती हैं। तो इसलिए पुरुष आमतौर पर शहरों में जाकर के काम करना पसंद करते हैं और स्त्रियां गांव में रहकर ही खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े कार्यों में ज़्यादा संलग्न होती हैं। इसलिए भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में और पिछड़े राष्ट्रों में हमको आमतौर पर यही दिखाई पड़ता है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो रेशियो है वो लिंग अनुपात के संदर्भ में यूरोपीय देशों से भिन्न दिखाई पड़ता है। तो ये आपका था नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का संगठन। अब हम अपने अंतिम बिंदु पर आ गए हैं और अंतिम बिंदु जो आपका है वह है जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना क्या है? व्यावसायिक संरचना का मतलब कि हम उन जनसमूहों को व्यवसाय की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं, यानी कितने प्रकार के व्यवसाय में विश्व का जनसमूह बटा हुआ है। ये भी जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे के लेसन में आप प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक, तृतीयक इन सारी क्रियाओं, मानव क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज यहाँ आपको संक्षेप में इस बात को बता देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में ये 4 प्रकार की क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जाती हैं। जो पहली है वो प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। प्राथमिक क्रिया में मुख्य रूप से है कृषि, खेती, पशुपालन, मछली पालन और खनन, मतलब
खुदाई करके, अभी मैंने बताया था आपको, खनिज तत्वों को और बहुत सारी चीज़ों को लाना बाहर। दूसरा है आपका द्वितीयक कार्य। इस द्वितीयक कार्य में हम आपको बताना चाहेंगे, द्वितीयक कार्य में मुख्य रूप से है उद्योग, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना। उद्योग जो प्राथमिक क्रिया से वस्तुएं पैदा की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, जैसे बहुत सी व्यावसायिक फसलें हैं, कपास है, गन्ना है, ये खेतों से प्राप्त होता है और उसके बाद इसे शहर की मिलों में ले जा करके वहाँ पर चीनी, रबड़ और इस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये द्वितीयक कार्य होता है उद्योग धंधा स्थापित होना। इसी प्रकार खनन जो प्राथमिक क्रिया है, उससे जो कच्चे माल निकाले जाते हैं, उनकी सहायता से बड़ी बड़ी मिलों में ले जा करके उनसे बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित करके मनुष्य के उपयोगी वस्तुएं बनाना, ये द्वितीयक कार्य में आता है। तो उद्योग और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण कार्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में किए जाते हैं, ये द्वितीयक कार्य है। और तृतीयक और चतुर्थक कार्य की अगर हम बात करें तो उसमें इन दोनों प्रकार से के कार्यों से इतर के जो कार्य होते हैं, जैसे स्कूल में शिक्षा देना, कोर्ट कचहरी में वकालत करना, क्लर्क के रूप में कार्य करना, या विभिन्न प्रकार की दुकानों और व्यावसायिक संस्थाओं में कार्य करना, इनसे जुड़े लोग जो हैं, बौद्धिक किस्म के लोग हैं, ये सब तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि विश्व के विशिष्ट जनसमूह हमको दिखाई पड़ते हैं और इस प्रकार जनसंख्या संगठन का ये आखिरी चरण भी पूरा होता है। मैं इस जनसंख्या संगठन के संदर्भ में आगे जो आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, ये आप विशेष रूप से जैसे मैंने पीछे के अध्याय में बताया है, गृह कार्य के रूप में और जो है कक्षा कार्य के रूप में, उसे आप पूर्व में जैसे बताया है उस ढंग से संपन्न करेंगे उस कार्य को। तो इसी के साथ आपका आज मानव भूगोल का ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस को हराने में सरकार की मदद करें। धन्यवाद।